अगर आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं कुछ चैप्टर भी बता दूंगा। उस चैप्टर को आप पढ़ करके जाना, उस चैप्टर से बहुत ज्यादा प्रश्न रहेंगे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिख करके लाया हूं, मतलब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं 10 से 12 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसको अगर आप कर लेते हो ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और 100% क्वेश्चन इसमें से आएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, और हाँ, इस वीडियो में बताना आप लोग लास्ट में कि आपको कितना क्वेश्चंस आ रहा था पहले से। अगर आप 10 में से 8 क्वेश्चंस अपने से बना सकते हैं तो समझ लेना आपकी तैयारी जबरदस्त हो गई है, और अगर आप 10 में से 5 या उससे कम क्वेश्चन बना रहे हैं तो समझ लेना अभी आपको तैयारी करने की जरूरत है, अभी आप तैयारी नहीं किए हो हिंदी पेपर के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और हाँ, गेम को याद रखना, 10 में से 8 क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा। और हाँ, आंसर भी मैं बता दूंगा, आंसर भी मैं बताऊंगा एक वर्ड में, और यह भी सिखाऊंगा कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पता ना हो और वह कहानी, वह जो जो भी है निबंध, उसमें कुछ भी मालूम हो, तब हम आंसर को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए एक एक चीज को देखते हैं। तो आइए, रणभूमि में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, तिरिछ क्या है। तिरिछ चैप्टर से है ना, 12 नंबर चैप्टर से। तो तिरिछ क्या है? तिरिछ एक कहानी है, ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है तिरिछ चैप्टर में जो तिरिछ का बात किया गया है, तो वो तिरिछ क्या है। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, तिरिछ क्या है। ठीक है, इसका आंसर मैं एक लाइन में दूंगा। ठीक है, तिरिछ क्या है? तो देखिए, तिरिछ एक विशेष जंतु है ना, एक विषैला जंतु है, ऐसे आप लिखना है आंसर। तिरिछ एक विषैला जंतु है जो एक बार काट लेता है तो इंसान का मृत्यु हो जाता है ना। और तिरिछ कहानी में तिरिछ को विषकापर नाम से भी हम लोग जानते हैं और पढ़े हैं। ठीक है, एक वर्ड में लिखना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से जाकर के इतना लिख देना कि तिरिछ एक विषैला जंतु है जिसे हम विषखापर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मालती कौन थी? मालती कौन थी? अब आप बोलोगे भैया इतना ही लिखेंगे 2 नंबर वाले प्रश्न में, तो और लिख देना कहानी में जो जो मालूम है। लेखक के पिता को तिरिछ नहीं काटा था, है ना, ये सब लिख देना। अब मालती कौन थी, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बताइए आप लोग मालती कौन थी? मालती कौन थी? आप रोज कहानी पढ़ेंगे ना, रोज, जो अज्ञे जी जो अज्ञे जी द्वारा लिखे गए हैं रोज कहानी, उसमें मालती का रोल बहुत ही भूमिका निभाई है मालती ने, है ना। मालती महेश्वर की पत्नी थी, मतलब मालती के पति के नाम महेश्वर था। ठीक है, जो एक डॉक्टर था पेशे से और गैंग्रीन नामक रोग का इलाज करता था, आगे हम इस पर आएंगे, है ना। और मालती एक ऐसी महिला थी ना जो दिन भर काम में लगी हुई थी, और जो लेखक आए थे मिलने, वो मालती से ही मिलने आए थे। तो बहुत कुछ आपको मैंने समझा दिया, तो आराम से आप लिख सकते हो कि मालती महेश्वर की पत्नी थी। रोज कहानी में मालती नायिका के रोल की है ना। बस इतना ही लिख देना, हो जाएगा काम। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका, गैंग्रीन क्या है? ठीक है, गैंग्रीन क्या है मैं यह भी बताऊंगा कि किस चैप्टर से यह प्रश्न लिया गया है, तो आप इसके लिए टेंशन नहीं लेना। ठीक है, गैंग्रीन क्या है? अब आप लोग से हम पूछे कि यह कौन सा चैप्टर से प्रश्न लिया गया है, गैंग्रीन क्या है, तो आप बोलोगे भैया जी रोजे कहानी से तो लिया गया है ना, रोज एक कहानी है। तो गैंग्रीन एक रोग है जो कांटे को चुभने से हो जाता है ना, कांटे को चुभने से हो जाता है, और जिस अंग में यह गैंग्रीन नामक रोग पकड़ लेता है ना, उस अंग को काट करके हटाना पड़ता है। और रोज कहानी में इस रोग का इलाज कौन करते थे? तो महेश्वर करते थे। महेश्वर कौन थे? तो मालती के पति थे, है ना, दोनों को मिला दिए। आगे चलते हैं, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, जो पहला चैप्टर से हमारा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, वाक शक्ति का क्या महत्व है? अब आप बोलोगे भैया यह तो सवाल है ही नहीं किताब में, तो ऐसे ही एग्जाम में घुमा करके पूछा जाता है। वाक्य शक्ति का क्या महत्व है? वाक्य शक्ति का महत्व क्या है?
या महत्व बताए लिखा होगा तो उसको आप देख लेना। महत्व क्या है तो आपको बताना होगा कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता है ना। सेम टू सेम यही प्रश्न है लेकिन घुमा करके पूछा गया है। तो वाक शक्ति का महत्व क्या है? अगर वाक शक्ति ना होती तो सब लोग लुंज पुंज सा नजर आते हैं ना, एक दूसरे के साथ अपने थॉट को नहीं शेयर कर पाते, अब एक दूसरे के साथ विचार को अपने नहीं व्यक्त कर पाते है ना, अपने जो सुख दुख का अनुभव एक दूसरे को बताते हैं बोल करके, वो चीज नहीं हो पाता। तो ऐसा कुछ है, वाक शक्ति है तभी ना हो पा रहा है ना। तो यही चीज को तो लिखना है, वाक शक्ति का महत्व क्या है तो बता देना है वाक शक्ति हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यदि हम में वाक शक्ति नहीं होती, देखिए यदि हम में, ठीक है, यदि हम में वाक शक्ति नहीं होती, भैया ये तो बहुत इजी है, आगे चलते हैं आगे आएगा। ठीक है, वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? ठीक है, क्या होता? आगे मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि आप लोग के पास समय काफी कम है और मेरे को सारा क्वेश्चन बताना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? सेम आंसर लिखना है इसमें भी। अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सब लोग लुंज पुंज सा नजर आते, हम जो बोल करके एक दूसरे के साथ अपने विचार को व्यक्त कर पाते हैं, अपने सुख दुख को बताते हैं, वो चीज नहीं कर पाते। इसलिए हमारे लिए वाक शक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इस चीज को लिख देना है। ठीक है, अगला है प्रातः काल का नभ कैसा है ना। प्रातः काल का नभ कैसा है? प्रातः काल का, प्रातः काल का नभ कैसा है? प्रातः काल का नभ कैसा है? इसका सिंपल सा आंसर है प्रातः काल का नभ नीले शंख के समान है ना, नीले शंख के समान है प्रातः काल का नभ। बस इतना लिख देना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना आप लिख दोगे एग्जामिनर समझ जाएगा कि अच्छा आता है बच्चा, चैप्टर पढ़ के आया है, दैट्स इट, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने भी इतना ही लिखा था और नंबर काफी अच्छा आया था, तो इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा आप आंसर बताइएगा ना, घुमा फिरा के आपका नाम पूछेगा तो आप बताइएगा मेरे दादाजी का नाम ये है, पापा का ये है, तब मेरा ये है, ऐसा थोड़ी होता है। आप अपना बताइए डायरेक्टली, है ना। इसीलिए डायरेक्टली आंसर दीजिएगा जिससे एग्जामिनर को ज्यादा चीजें समझने की जरूरत नहीं है, वो एग्जैक्ट आंसर को पकड़ेंगे और नंबर दे देंगे। ठीक है, पुरुष के गुण क्या है? 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन है पुरुष का गुण। अब ऑब्वियस सी बात है यह अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, पुरुष का गुण, पुरुष का गुण क्या है? देखो अर्धनारीश्वर चैप्टर में ना बताया गया है कि पुरुष जो होते हैं ना वो कर्कश होते हैं, कठोर होते हैं, खेतों में काम करने वाले होते हैं, और जो महिला होते हैं वो कोमल होती है ना, बहुत कोमल होती है, वो खेत में काम नहीं कर सकती है, वो चूल्हा चौका करने के लिए होती है। ऐसा अर्धनारीश्वर चैप्टर में बताया गया है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। तो इसी में लिखना है कि पुरुष का गुण क्या है, तो पुरुष का गुण है कर्कश कामों को, कठोर कामों को करना, है ना, और जो कृषि से रिलेटेड काम होते हैं, कृषि से संबंधित उस काम को करना, है ना। तो यही पुरुष का गुण है, मेहनती बनना। अगला हमारा क्वेश्चन है भगत सिंह किसको पत्र लिखते हैं और क्यों? देखो यहाँ पे किसको पत्र लिखते हैं तो आप लोग को भी पता होगा, सुखदेव को पत्र लिखते हैं भगत सिंह। ठीक है, लेकिन क्यों लिखते हैं, है ना, भगत सिंह किसको पत्र लिखते हैं और क्यों? देखिए इसका मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, सीधा आंसर बता देता हूं। भगत सिंह सुखदेव को पत्र लिखते हैं और उसमें बताते हैं कि देखो सुखदेव सोचते हैं कि आत्महत्या कर ले, तो भगत सिंह यही कहते हैं कि आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है, हम लोग क्रांतिकारी है, हम लोग देश को आजाद करने में लगे हैं, तो देश को आजाद करके ही मानेंगे। आत्महत्या एक होता है ना कायरतापूर्ण काम है। ठीक है, आत्महत्या से लगता है कि डर के आत्महत्या कर लिया। इस चीज को भगत सिंह समझाते हैं उस लेटर को माध्यम से और बोलते हैं कि हम लोग लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, हम लोग क्रांतिकारी है, आत्महत्या कायरतापूर्ण काम है। ठीक है, तो इसी चीज को लिख देना है। अगला क्वेश्चन है डरा हुआ बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यहाँ बेमन का क्या अर्थ है?
तो देखिए यह अधिनायक चैप्टर से लिया गया है प्रश्न, ठीक है। डरा हुआ बेमन जिसका बाजा रोज बजाते हैं, और यहाँ बेमन का क्या अर्थ है? तो यहाँ बेमन का क्या अर्थ है आप लोग को पता है? यहाँ बेमन का अर्थ है जो बिना मन के, है ना। जैसे नेता लोग आते हैं और कुछ बाजा वाला बजाते हैं बाजा, ठीक है, उनको मन नहीं होता है कि हम इसके लिए बाजा बजाए, ये भी तो हमारे जैसे ही है, लेकिन यह एक सत्ताधारी है, किसी सत्ता को पकड़ लिया है, इसलिए इसका इतना इज्जत और इतना सम्मान दिया जा रहा है। आखिर वो है तो हम लोग के जैसे ही, तो वहां उनका मन नहीं होता है कि बाजा बजाए। यहाँ यही पूछा जा रहा है कि यहाँ बेमन का क्या अर्थ होता है? तो बेमन का मतलब होता है बिना मन के, है ना। उसको मन नहीं है, लेकिन उनका भी तो पेट चलाना है, उनका भी तो घर चलाना है, इसलिए कुछ पैसों के लिए वह बाजा बजाते हैं, और डर कर भी बाजा बजाते हैं, है ना। ये भी होता है कि नहीं बजाएंगे तो देश से निकाल देगा, है ना, घर से निकाल देगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। और सत्ताधारी लोग करते भी हैं इस तरीके के हरकतें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। अब लहना सिंह तो आपको पता होगा, लहना सिंह कौन था, है ना। लहना सिंह क्या था बताइए? उसने कहा था कहानी का एक नायक था, हीरो था, जिसमें वो उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी से, एक लड़की से बार बार पूछता है तेरी कुरमाई हो गई है क्या, तेरी कुरमाई हो गई है क्या। आप लोग में से बताइएगा एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके, कुरमाई का अर्थ क्या होता है? आप लोग को पता है कुरमाई का अर्थ क्या होता है? कमेंट में बताइएगा अगर मालूम है तो, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो लहना सिंह एक वीर सिपाही थे, ठीक है, उन्होंने देश के लिए लड़ा था, है ना, शहीद हुए थे, और अपने जान पर खेल करके सूबेदार का जान बचाए थे, है ना। तो ये था 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हिंदी बुक से, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो 2025 में आप लोग देने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप जरूर करके जाइएगा, और मैं ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन लाऊंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।